तो बेसिकली जब भी आप एक टॉपर का और एक एवरेज स्टूडेंट का पेपर कंपैरिजन करते हो, आंसर शीट को कंपेयर करते हो, तो आपको एक डिफरेंस दिखेगा. दैट डिफरेंस विल बी इन देयर पेपर प्रेजेंटेशन एंड टू बी स्पेसिफिक दैट डिफरेंस विल बी इन दी आंसर फॉर्मेशन. दोनों के आंसर फॉर्मेशन में डिफरेंस दिखेगा और यही डिफरेंस की वजह से एक टॉपर स्टूडेंट बढ़िया स्कोर कर पाएगा और एक एवरेज स्टूडेंट ठीक ठाक स्कोर कर पाएगा. अब ये डिफरेंस जो दोनों के आंसर फॉर्मेशन के बीच में आ रहा है, इसके बारे में टॉपर तो आपको नहीं बताएगा, बट मैं जरूर बताऊंगा आज के वीडियो में. नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ वीडियो कथा में आप सबका स्वागत करता हूं. आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपकी क्लास 10 की प्रिपरेशन में आंसर फॉर्मेशन का सही तरीका क्या रहने वाला है. आपको एक ही चीज करना है, वीडियो को अभी एक लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में जाके ये कमेंट करना है कि आपके हिसाब से बोर्ड एग्जामिनेशन में आंसर फॉर्मेशन का कितना इंपॉर्टेंस रहने वाला है. तो देखो, सबसे पहले एक चीज आपके दिमाग में डाल लो कि आपका पेपर प्रेजेंटेशन आपको ग्रेट, बढ़िया, एक्सीलेंट अगर बनाना है तो जो आंसर्स आप लिख रहे हो, जो आंसर्स आप प्लॉट कर रहे हो, दोज आंसर्स शुड बी परफेक्ट आंसर्स. अब ये परफेक्ट आंसर्स बनते कैसे हैं, इसके लिए कई फैक्टर्स मैटर करते हैं, इफेक्ट करते हैं, जिनके बारे में अभी आपको बताता हूं. सबसे पहला फैक्टर विल बी अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, यानी कि जो आंसर्स आप लिख रहे हो वो कितने मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है उसके हिसाब से आपको लिखना है, जिसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपका आंसर परफेक्ट है या नहीं है. दूसरा फैक्टर की अगर बात करूं तो जो क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हो, क्या वो आंसर आप पॉइंट वाइज लिख रहे हो, क्या वो आंसर आप पैराग्राफ वाइज लिख रहे हो, या फिर क्या वो आंसर आप स्टेप वाइज सॉल्व कर रहे हो, इस पर डिपेंड करता है वो परफेक्ट आंसर है या नहीं. तीसरा फैक्टर की अगर बात करें तो जो आंसर आप लिख रहे हो क्या वो ग्रामेटिकली सही है, उसमें जो सेंटेंस फॉर्मेशन आपने किया है वो सही है या गलत है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो परफेक्ट आंसर है या नहीं. और चौथे फैक्टर की अगर बात करूं तो उस आंसर में कितने मिस्टेक्स आपने किए, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा. और परफेक्ट आंसर बनने के लिए आपका मिनिमम मिस्टेक्स चाहिए एक पर्टिकुलर आंसर में, ना के बराबर मिस्टेक्स आपको चाहिए होता है. अब इन सारे फैक्टर्स में से कुछ फैक्टर्स के बारे में तो आपको पता ही है, जैसे कि आपको ये पता है कि अगर मुझे मिनिमम मिस्टेक्स करने हैं कि ना के बराबर मिस्टेक्स करने हैं, या फिर मेरा आंसर ग्रामेटिकली सही चाहिए, तो मुझे लिखने की प्रैक्टिस चाहिए, आंसर फॉर्मेशन की प्रैक्टिस चाहिए, आंसर लिखने की प्रैक्टिस चाहिए. विद द प्रैक्टिस ये सारी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी. बट दो फैक्टर जिसके बारे में आपको नहीं पता है और जानना जरूरी है, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, यानी कितने मार्क्स के लिए कितना लिखना है ये जानना जरूरी है. सेकेंड इज पॉइंट वाइज फॉर्मेशन में कैसे लिखना है, पैराग्राफ वाइज फॉर्मेट में कैसे लिखना है और स्टेप वाइज फॉर्मेट में कैसे लिखना है, जो कि आज के वीडियो में डिटेल एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले अगर बात करें अकॉर्डिंग टू मार्क्स इस फैक्टर के बारे में, तो ये जान लो कि जो 1 मार्कर्स होते हैं, जो 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, एक तो बेसिकली वो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है, या फिर एमसीक्यू होंगे, या फिर आप बोल दो 1 लाइनर्स होंगे. ठीक है, 1 लाइनर्स होंगे जिसका आंसर 1 से 2 लाइन में आपको लिखना है. इनका तो सिंपल है, ऑब्जेक्ट या फिर एमसीक्यू है तो 1 से 2 वर्ड में आपका आंसर खत्म हो जाता है. 1 लाइनर अगर है तो 1 से 2 सेंटेंस में आपको आंसर खत्म करना है. इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो सेंटेंस आप फॉर्म कर रहे हो वो ग्रामेटिकली सही रहना चाहिए, तब आपके मार्क्स जो है यहाँ पे नहीं कटेंगे, आपका परफेक्ट आंसर वो बन जाएगा. अगर मैं बात करूं 2 मार्क्स के लिए, यानी कि 2 मार्कर्स, 2 मार्कर्स या 2 मार्कर्स से ज्यादा मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को आपको बेसिकली पॉइंट वाइज फॉर्मेट में ही लिखना है, ये आपके दिमाग में आपको डाल देना है. ठीक है, 2 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आपको 2 से 3 पॉइंट्स तो लिखने ही लिखने हैं. ठीक है, मिनिमम 2 पॉइंट्स तो आपको डिटेल 2 पॉइंट्स तो लिखना ही है. अगर आपके पास टाइम है तो आप एक और पॉइंट जो ऐड कर सकते हो, उसको 3 पॉइंट जो है वो बना सकते हो. अगर मैं बात करूं 3 मार्कर्स की, ठीक है, जो क्वेश्चंस 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, यहां पे अगर आप पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिख रहे हो तो 3 डिटेल पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए. ठीक है, 3 डिटेल पॉइंट्स की तो जरूरत है ही है. अगर आप डिटेल नहीं लिख रहे हो, छोटे छोटे पॉइंट्स लिख रहे हो, तो 4 से 5 पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए. इज दैट क्लियर फॉर यू? इतना आपको समझ में आ रहा है? अब यही 3 मार्क्स के लिए कई बार आपका क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ में एक्सपेक्टेड होता है. जैसे कि मराठी का पेपर, लैंग्वेज में मराठी के पेपर में आपका आता है स्वमत कृति. याद है आपको? अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लीजिएगा, फिर प्रीवियसली पूछे गए पेपर को देख लीजिएगा. स्वमत कृति या फिर काव्य सौंदर्य कृति, इसमें आपको पैराग्राफ के बेस पे आंसर लिखना होता है. अब यहाँ पे अगर 3 मार्क्स के लिए एक स्वमत कृति पूछा जा रहा है, फिर इससे सिमिलर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है टेक्सचुअल नॉन टेक्सचुअल के क्वेश्चंस में, तो वहां पे आपको 8 से 10 लाइन का आंसर जो है वो लिखना है. इज द क्लियर फॉर यू? वही अगर मैं बात करूं 3 मार्क्स से ज्यादा, यानी कि 5 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चन का, तो अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो 5 डिटेल पॉइंट्स बस. एक डिटेल पॉइंट
2 से 3 लाइन का रहना चाहिए। ऐसे 5 डिटेल पॉइंट्स आपको सही फॉर्मेट में प्लॉट करना है, तब जाके आपके 5 मार्क्स कंफर्म हो सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड साइड वही अगर लैंग्वेजेस के राइटिंग स्किल को देखोगे तो मोस्टली सारे राइटिंग स्किल के जो टॉपिक्स है वो 4 या 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, और सारे के सारे जो है 90 to 95% ऑफ द टॉपिक्स जो है वो पैराग्राफ के बेस्ड पे रहेंगे, जहाँ पे वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंगली आपको लिखना है। तब भी मैं एक रफ अंदाजा दे देता हूँ, अगर 5 मार्क्स के लिए पूछा गया हुआ क्वेश्चन है 18 से 25 लाइन के बीच में आपका आंसर रहना चाहिए, जिसमें फॉर एग्जांपल लेटर राइटिंग हो गया, पैराग्राफ राइटिंग हो गया, स्टोरी राइटिंग हो गया, बातमी लेखन हो गया, कथा लेखन हो गया, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो 18 से 25 लाइन की 20-22 लाइन का हो सकता है और होना ही चाहिए। अब अगर दूसरे फैक्टर की बात करें जिसमें हमें जानना है कि पॉइंट वाइज आंसर्स कैसे होते हैं, पैराग्राफ वाइज आंसर्स कैसे होते हैं और स्टेप वाइज आंसर्स कैसे होते हैं, उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि पॉइंट वाइज कब लिखना है, पैराग्राफ वाइज कब लिखना है और स्टेप वाइज कब लिखना है। बेसिक सा बताता हूँ। पॉइंट वाइज की अगर बात करूं तो जितने भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स यानी कैसे साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, ये जितने भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है उसमें 90 to 95% ऑफ द क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स या 2 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस में आपको पॉइंट वाइज आंसर्स ही लिखना है। आंसर्स जो रहेंगे वो पॉइंट वाइज ही आपको फॉर्म करना है, इतना आपके दिमाग में डाल लो। अगर वही मैं बात करूं पैराग्राफ वाइज क्वेश्चंस की, ठीक है, पैराग्राफ वाइज क्वेश्चंस की बात करूं तो लैंग्वेजेस के पेपर में बेसिकली हमें इसकी ज़रूरत होती है, और लैंग्वेजेस के पेपर में जैसे अभी मैंने आपको बताया राइटिंग स्किल में आपको एक ज़रूरत होगी, ठीक है, और दूसरी चीज़ वो आपके टेक्सचुअल नॉन टेक्सचुअल जो पैसेजेस के बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेक्सचुअल नॉन टेक्सचुअल, ठीक है। तो टेक्सचुअल नॉन टेक्सचुअल के बेस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें एक क्वेश्चन होता है जहाँ पे आपको आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिखना होता है, स्वमत कृति, काव्य सौंदर्य कृति जैसा, वहाँ पे आप पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिख रहे होते हो, ठीक है। ये हो गया पैराग्राफ जहाँ पे आपको लिखना है। इसके अलावा आपको कहीं पे भी आंसर जो है वो पैराग्राफ के फॉर्मेट में नहीं लिखने। तीसरी चीज़ की बात करूँ स्टेप वाइज, तो बेसिकली इसके नाम से ही पता चल जाता है कि मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2 यानी पूरा मैथमेटिक्स में जितने भी क्वेश्चंस जो आपके 2 मार्क्स से ज़्यादा के लिए पूछे जा रहे हैं, 2 मार्क्स से ज़्यादा के लिए पूछे जा रहे हैं, वहाँ पे ये स्टेप्स को इंक्लूड करना या फिर स्टेप्स को मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसी के बेसिस पे मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। कैसे, आगे मैं अभी आपको बताता हूँ। अब उसमें भी सबसे पहले अगर बात करें पॉइंट वाइज आंसर फॉर्मेशन की, तो पहले ये जान लो कि पॉइंट वाइज आंसर फॉर्मेशन की ज़रूरत क्या है, पॉइंट वाइज ही क्यों लिखना है हमें। जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के आंसर्स है वो पॉइंट वाइज ही क्यों लिखना है, पैराग्राफ में लिखे तो क्या होगा, जान लो। मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, जो आपके पेपर होते हैं, जो आंसर शीट आपके होते हैं, वो आंसर शीट चेक करने के लिए टीचर्स अलॉट किए जाते हैं, और हर एक टीचर को हर एक स्टूडेंट का पेपर चेक करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम अलॉट किया जाता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम अलॉट किया जाता है। अब उस पर्टिकुलर टाइम में हर एक टीचर को एक स्टूडेंट का पेपर चेक करना होता है। अब अपने पेपर में अगर सारे आंसर सही भी लिखे हैं और पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखे हैं, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में वो पर्टिकुलर टीचर आपका आंसर पूरा पढ़ नहीं पाएगा, और जबकि उसने पूरा आंसर नहीं पढ़ा है तो वो पूरे मार्क्स दे भी नहीं पाएगा। ऑन दी अदर हैंड साइड, अगर आपने भले ही सारे आंसर सही लिखे पैराग्राफ फॉर्मेट में, तब भी वो पूरे मार्क्स नहीं दे पाएगा। ऑन दी अदर हैंड साइड, अगर आपने सारे आंसर्स पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में, तो जब भी टीचर वो आंसर पढ़ेगा तो हर एक आंसर में 2 से 3 कीवर्ड को वो ढूंढ लेगा, और वो 2 से 3 कीवर्ड को पढ़ने के बाद उस टीचर को पता चल जाएगा कि आपने ये जो आंसर लिखा है क्या ये सही है या गलत है। अगर सही है तो कितना सही है और कितने मार्क्स मिलने चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली सीधे सीधे मार्क्स दे देंगे। अगर 3 पॉइंट पूछा है, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 डिटेल पॉइंट्स लिखे हैं और हर एक पॉइंट में जो कीवर्ड है उसके हिसाब से टीचर को क्लिक हो जाता है कि सही लिखा है, तो यहाँ पे टिक 3 मार्क्स मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर फॉर यू? इसी रीजन की वजह से आपको सारे आंसर जो थ्योरेटिकल आंसर्स है वो पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखने हैं। अब पॉइंट वाइज फॉर्मेट में आंसर्स लिखते समय भी 2 टाइप आ जाते हैं। सबसे पहला विल बी डायरेक्ट पॉइंट्स, जो कि ये है, जहाँ पे आप डायरेक्टली पॉइंट नंबर 1 आंसर, पॉइंट नंबर 2 आंसर, पॉइंट नंबर 3 आंसर लिखते हो। और वही सब हेडिंग की बात करें तो यहाँ पे आप एक सब हेडिंग क्रिएट करते हो और उसके बारे में डेटा नीचे लिखते हो। फिर सेकंड में एक सब हेडिंग क्रिएट करते हो, उसके बारे में डेटा नीचे लिखते हो। इस फॉर्मेट में से लिखना होता है।
दोनों चीजों को डिटेल एक्सप्लेन करता हूं अभी। जिसमें सबसे पहले टाइप की अगर बात करें जो कि होता है डायरेक्ट पॉइंट्स, तो सबसे पहले चीज जान लो कि ये प्रकार ऑफ आंसर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये प्रकार ऑफ आंसर्स 2 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चन या 3 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में मोस्टली फॉलो करते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था 2 मार्क्स के लिए पूछे जा रहा है तो 2 से 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, 3 से 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। 3 मार्क्स के लिए पूछे जा रहा है और डिटेल पॉइंट्स अगर आप लिख रहे हो तो 3 पॉइंट्स लिखो, और डिटेल नहीं लिख रहे हो तो 4 से 5 पॉइंट लिखो। अभी जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्मेट में बताता हूँ। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सब क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है। यहाँ पे 1, 2 और 3 डिटेल पॉइंट्स मेंशन कर दिए, यहाँ पे आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। वहीं पे ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट ये भी 3 मार्क्स के लिए पूछा गया होगा। यहाँ पे कितने पॉइंट्स लिखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, 1 पॉइंट ज़्यादा लिखा है बट छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, तो यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप लिख रहे हो तो 4 से 5 पॉइंट या फिर 6 पॉइंट तक जा सकते हो, तो यहाँ पर भी आपको 3 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर फॉर यू? पॉइंट डायरेक्ट वाइज अगर डायरेक्ट पॉइंट्स लिख रहे हो तो कुछ इस फॉर्मेट में आपको लिखना है, डिटेल लिख रहे हो तो ऐसे, छोटे छोटे लिख रहे हो तो कुछ इस प्रकार से। दूसरी चीज, जब भी आप ये आंसर्स फॉर्म कर रहे होते हो तो आपका फॉर्मेट क्या रहना चाहिए? सबसे पहले तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, ध्यानपूर्वक वो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा गया है इसको आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टॉपिक से पूछा गया है। अब वो टॉपिक आपके दिमाग में आने के बाद उस टॉपिक में जितने भी मेन कीवर्ड्स थे उनको कलेक्ट करना है आपके दिमाग में। अगर दिमाग में कलेक्ट नहीं होता है तो पीछे रफ पेज में लिख लेना, और उन कीवर्ड्स के मदद से आपको ये पॉइंट्स जो है वो फॉर्म करने हैं। और लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है, तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है उनको अंडरलाइन ज़रूर कर देना। ठीक है, ताकि इन कीवर्ड्स को देखने के बाद टीचर को पता चल जाए, या फिर जो पेपर चेक करने वाली टीचर्स है आपके सामने जो बैठे हैं जो चेक करेंगे उनको पता चल जाए कि आंसर सही है या गलत है। अब इसी प्रकार से सब हेडिंग वाइज पॉइंट फॉर्मेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको जानना है कि जो क्वेश्चंस 3 मार्क्स के लिए पूछे जा रहे हैं या उससे ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस में सब हेडिंग वाइज पॉइंट्स को हम लोग फॉर्म करेंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर भी मेथड क्या है, सबसे पहले वो जान लो। क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है, क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ोगे, उसके बाद वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा है वो आइडेंटिफाई करोगे। अब ये टॉपिक आइडेंटिफाई होने के बाद इस टॉपिक में से जो आपको यहाँ पे लिखना है, इसमें से 3 से 4 या फिर 4 से 5 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को आपको फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड्स जो है आपको आइडेंटिफाई कर लेने हैं। 4 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, 5 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स डिपेंडिंग ऑन कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है। अब उन कीवर्ड से आपको एक सब हेडिंग बनाना है। जो कीवर्ड्स आपने आइडेंटिफाई किया है उन कीवर्ड्स की मदद से आपको एक सब हेडिंग बनाना है। एक कीवर्ड से एक सब हेडिंग, दूसरे कीवर्ड से दूसरा सब हेडिंग, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, ऐसे इस प्रकार से आपको सब हेडिंग बनाना है। जैसे दी वेज ऑफ स्ट्रेस बस्टिंग आर एज फॉलोज। पहला सब हेडिंग इज लाफ्टर क्लब, लाफ्टर क्लब लिखा, उसको अंडरलाइन कर दिया। सेकंड इज गुड कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन लिखा, उसको अंडरलाइन कर दिया। थर्ड इज राइटिंग, उसको अंडरलाइन कर दिया। फोर्थ इज हॉबीज, उसको अंडरलाइन कर दिया। अब इसके बारे में यहाँ पे आप डेटा 2 या 2 से 3 लाइन में जो है वो लिख रहे हो, उसका एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो। बट टीचर्स जब पेपर चेक कर रहे होते हैं तभी एक्सप्लेनेशन की तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा, उनका ध्यान जाएगा आपके सब हेडिंग की तरफ। और जितना अप्रोप्रिएट आपका सब हेडिंग रहने वाला है उतने अप्रोप्रिएट आपके मार्क्स रहेंगे। अगर एकदम सही सब हेडिंग लिखा है और एक्सप्लेनेशन में थोड़ा बहुत गलती भी कर लेते हो तब भी आपको टिक 3 में से 3 मिल जाएगा। यहाँ पर भी जो स्पेसीज के बारे में लिख रहे हैं, अब यहाँ पे तो 4 प्रकार के स्पेसीज है तो यहाँ पे सब हेडिंग बनता ही बनता है। ठीक है, यहाँ पर भी एंडेंजर्ड स्पेशीज, रेयर स्पेशीज, वल्नरेबल स्पेशीज, इनडिटरमिनेट स्पेसीज, 4 स्पेसीज के नाम लिखे, उनको अंडरलाइन कर दिए और उसके बारे में यहाँ पे आपने जो है वो एक्सप्लेनेशन लिख लिया। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आप एग्जाम्पल्स को मेंशन कर रहे हो तो भूलना नहीं कि एग्जाम्पल्स को अंडरलाइन कर दो। इन दी सिमिलर वे अगर हम लोग पैराग्राफ्स वाले को इंक्लूड करें, ये बताया कि पैराग्राफ्स कहाँ पे आपको इंक्लूड करने, तो पहले से मैंने आपको बताया कि लैंग्वेजेस में मोस्टली पैराग्राफ्स यूज होते हैं। बस आपको मैं दिखाना चाहता था यहाँ पे, जैसे ये
स्वमत कृति का आंसर है, जहाँ पे सबसे पहले काव्य सौंदर्य कृति के कुछ आंसर्स आपने लिखे हैं, उसके बाद जब स्वमत कृति पूछा जाता है तो यहाँ पे देखो बेसिकली 2 पैराग्राफ में मैंने लिखा है आंसर, यहाँ से यहाँ 1 पैराग्राफ है, यहाँ से यहाँ 2 पैराग्राफ है, ठीक है। बट ये सारा जो आंसर आप लिख रहे हो अपने ओन वर्ड्स में लिख रहे हो और ये आंसर पैराग्राफ के फॉर्मेट में ही एक्सपेक्टेड होता है। ऑन द अदर हैंड साइड ये राइटिंग स्किल का एक टॉपिक है जो कि बातमी लेखन है, जहाँ पे बातमी लेखन के फॉर्मेट के हिसाब अगर लिखते हो, फॉर्मेट के हिसाब से अगर आप लिखते हो तो सारा का सारा चीज़ आपके पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखा जाता है, बल्कि यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है कि कितने पैराग्राफ्स आप लिख रहे हो, कितने वर्ड्स आप लिख रहे हो, और हर एक पैराग्राफ में उसका डेटा उस पर मैटर करता है। तो इन सारे फॉर्मेट में आपको पैराग्राफ्स ही लिखने हैं, यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखना नहीं है, क्योंकि इसी फॉर्मेट के हिसाब से यहाँ पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि स्टेप वाइज फॉर्मेट में कहाँ और कैसे लिखना है, तो मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2 में जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, जो 2 मार्क्स से ऊपर के क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे आपको स्टेप्स इंक्लूड करना ही करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, मतलब ये सबसे पहला आंसर शीट का एक जो स्क्रीनशॉट है इसको अगर देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक वर्ड प्रॉब्लम है, जहां पर जो सॉल्व मैंने किया है, जो सॉल्व एक स्टूडेंट करता है, एक टॉपर स्टूडेंट करता है, वो कुछ इन स्टेप्स को फॉलो करता है। क्योंकि यहाँ पे जब मैथमेटिक्स का पेपर चेक कर रहे होते हैं उनके पास एक मॉडल आंसर शीट होता है और मॉडल आंसर शीट में स्टेप वाइज मार्किंग होता है। जैसे कि आपने अगर ये स्टेप लिखा है तो यहाँ पे आधा मार्क्स मिल गया, अगर ये आपने स्टेप लिखा है तो यहाँ पे आपके आधे मार्क्स मिल गए, ये स्टेप अगर आपने लिखा है तो यहाँ पे आपके आधे मार्क्स मिल गए, और लास्ट में अगर आंसर सही है तो 1 मार्क्स आपको मिल गया। तो इस प्रकार से मार्क्स दिए जाते हैं। भले आपका लास्ट वाला आंसर जो है वो गलत है, बट यहाँ तक स्टेप सारे सही है, तो इन स्टेप्स के मार्क्स आपको मिलते हैं और स्टेप्स को इंक्लूड करना है। कितना ही ईजी क्वेश्चन क्यों ना हो, कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो। जैसे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये 4 से 5 लाइन या फिर 6 से 7 लाइन में भी खत्म हो सकता है, बट इसको स्टेप वाइज करना ही करना है, क्योंकि ये स्टेप्स को मार्क्स होते हैं, इन स्टेप्स को मार्क्स होते हैं। इज दैट क्लियर फॉर यू? कुछ इस प्रकार से मार्क्स दिए जाते हैं, इसीलिए हमें इस प्रकार से स्टेप वाइज लिखना है। ज्योमेट्री की अगर बात करूं तो ज्योमेट्री के जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रूव दैट या फिर शो दैट वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनका फॉर्मेट ही अलग होता है। जैसे सबसे पहले गिवन लिख लिया, अंडरलाइन कर लिया, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, अंडरलाइन कर लिया, कंस्ट्रक्शन अंडरलाइन कर लिया, प्रूफ अंडरलाइन कर लिया, और सारा डेटा हमने मेंशन किया स्टेप वाइज। और यहाँ पर भी आप एक चीज़ ध्यान से देख सकते हो कि जब मैं प्रूव कर रहा हूँ तो जो रीजंस है वो मैं ब्रैकेट में मेंशन कर रहा हूँ, और ये मेंशन करना जरूरी है। यही होता है प्रॉपर आंसर फॉर्मेशन मैथमेटिक्स के पेपर में। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। यही था आपका आंसर फॉर्मेशन का सही तरीका। अब आपकी बारी है, सारा सब कुछ समझ में आ चुका है, तो आपको बैठ के प्रैक्टिस करना, और उससे भी पहले ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, 1 लाइक जरूर करना है, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे नए वीडियो में।